जय हिंद साथियों। चलिए हम आज की क्लास में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। इसी तरह से आपको अगली क्लास में हम केमिस्ट्री से पूछे गए प्रश्न को आपको हल करवा देंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी से जितने प्रश्न पूछे रहेंगे उसको हम आपको सॉल्व करवा देंगे। और ये तीनों क्लास होने के बाद मुझे जब समय मिलेगा तब मैं इन सभी को जितने भी आपका साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, इन सभी का हम सोर्स का भी आपको एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, सोर्स खास करके आपका साइंस के लिए एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि आपका साइंस एनसीईआरटी से ही पूछते हैं डायरेक्ट, तो एनसीईआरटी से आपको हम सोर्स भी दिखा देंगे। अभी थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास, इसलिए अभी सोर्स वाला वीडियो आपको नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सोर्स खोजने के लिए समय देना पड़ता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ढूंढना, कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो उसमें समय लगता है, इसलिए अभी क्लास आपको नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लास होने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को सोल्व करने के बाद आपको हम जरूर साइंस का भी सोर्स का एक क्लास लेकर आएंगे। आप लोग इससे पहले हमारा एक सोर्स का वीडियो देखे होंगे हिस्ट्री का, कि टीआरई 1, 2, 3 में हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद आपको बताए थे कि ज्योग्राफी का, ठीक है, कि ज्योग्राफी क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। ठीक है, तो ये दो सोर्स का वीडियो पहले आपको बना चुके हैं। यदि ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यानी आने वाले बीपीएससी के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा यानी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की पहचान होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की पहचान जो है वो हम अमीटर से करते हैं, इसको मेजर जो है एमीटर से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, लेकिन इसका आंसर ए भी होगा। ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये देखिए जो माइक्रो में जो करंट आपका मैक्रो में होते हैं, ठीक है, तो मैक्रो वाले करंट को आपको जो है वो गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ अमीटर होगा, इसका आंसर गैल्वेनोमीटर भी होगा। क्यों नहीं होगा? देखो गैल्वेनोमीटर भी तो छोटे यानी छोटे विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, छोटे मतलब मिली एम्पियर में, समझिए मिली एम्पियर में। तो जब मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर रहता है तब आपको गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, एमीटर से भी मापते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, एक से अधिक, लेकिन इसका आंसर बीपीएससी फाइनली सी ही दिया था, अमीटर ही माना था, तो अमीटर ही लेकर चलेंगे, लेकिन ए भी सही है, ए गलत कहीं से नहीं है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अमीटर जो है ना, अमीटर को हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। ठीक है, किसमें जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक होता है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को ना यानी पैरेलल में जोड़ते हैं यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। देखिए अपेक्षित घनत्व है, अब देखिए किसी के सापेक्ष में आपको घनत्व निकालना है, तो देखिए जैसे आपको पूछेगा, जैसे पानी का घनत्व निकालना है, आपको पानी का घनत्व निकालना है। ठीक है, ऑयल के रिस्पेक्ट में, तेल के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, तो ऊपर में होगा आपका पानी का घनत्व। ठीक है, पानी का घनत्व डेंसिटी, बट यहाँ नीचे होगा ऑयल यानी तेल का घनत्व। ठीक है, तो जब यही होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी की मात्रा क्या होता है, तो आप इसमें लीजिएगा तो होगा आपका केजी पर, यानी क्या होता है आपका, यानी मास बटे वॉल्यूम होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब होगा, और इसका भी यूनिट यही होगा। ठीक है, तो यह क्या होगा, कट जाएगा, यानी आपका अपेक्षित घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, यानी ये यूनिट लेस होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन क्या है आपका कि हवा में नमी के मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज करते हैं, तो हाइग्रोमीटर को। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम नमी को मापते हैं यानी आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, हाइग्रोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं, यानी ध्वनि को हम किससे मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, किससे में मापते हैं, हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्वनि को जो है, साउंड को है डेसिबल में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि धारा करेंट धारा करेंट ने क्या है, धारा डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, तो धारा घनत्व क्या है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होता है, देखो ये होता है आपका यानी करेंट पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। करेंट डेंसिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा, जे जो होता है आपका करेंट डेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और यहीं से एक आपका फॉर्मूला आता है, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ठीक है, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, यहीं से आपका एक फार्मूला आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यदि इसका यूनिट पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा, देखो करेंट का क्या हो जाएगा, तो करेंट का आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, एक सदिश राशि है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा, सदिश राशि, इसको हिंदी में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, अदिश को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, एफ बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी। ठीक है, एफ बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी। एक और ध्यान रखिए, एफ बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, इससे भी ध्यान रखिए। ये फार्मूला ध्यान रखने से फ़ायदा ये है, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछे तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, या यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिया है, इससे भी डिपेंड करता है। तो फार्मूला याद रहना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, सेम आपका ये एनसीईआरटी से उठाकर रख दिया है, सॉरी आपको हम दिखाएंगे ये एनसीईआरटी में कहाँ से पूछा है। ठीक है, जब प्रूफ दिखाएंगे तो। ठीक है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनसे कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लीस्ट फ्रिक्शन, सबसे कम फ्रिक्शन कौन लगाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, क्रम ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे अधिक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे अधिक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इससे कम क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसमें सबसे कम होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक सबसे अधिक, इससे कम आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो कह रहा है आपका कि सबसे कम घर्षण तो क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन करें कि न्यूटन के निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग करता है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर ही प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए ये तीरंदाजी में भी काम करता है और अंतरिक्ष रॉकेट में भी काम करता है। ठीक है, ये दोनों में आपका जो है वो न्यूटन के तीसरा नियम कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इसका आंसर कहीं कहीं आपको केवल बी मिलेगा बुक में, तो वो गलत है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर डी ही होगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो डायनेमो द्वारा करते हैं। ठीक है, और डायनेमो करता क्या है, तो ध्यान रखिएगा डायनेमो जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को, हिंदी में कहे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, डायनेमो। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, सोनार का उपयोग करता है ना आपको पानी के नीचे जो भी वस्तु है उसको पता लगाने के लिए। ठीक है, तो देखो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, हाँ पहाड़ी तो पहाड़ी का भी पता लगा सकते हैं। हिमशैल का पता लगाने, ये भी सही है। समुद्र की गहराई का पता लगाने, हाँ गहराई का भी माप सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ए बी सी तीनों इसका आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है करे कि मानव कान की श्रवण परास क्या है, यानी मानव कान जो ध्वनि यानी कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, श्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंग। ठीक है, श्रव्य तरंग जो होता है ना ये होता है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, इसका यानी रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच। ठीक है, इस तरंग को हम सुन सकते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका यानी अश्रव्य तरंग जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, अश्रव्य तरंग तो ये होता है आपका 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम हो वो अश्रव्य तरंग कहलाती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच हो वो श्रव्य तरंग कहलाती है। और एक होता है आपका पराश्रव्य तरंग। ठीक है, पराश्रव्य तरंग, तो पराश्रव्य तरंग होता है आपका जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, ज़्यादा हो। 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए गामा रे है, अल्फा रे नहीं है। ठीक है, एक्स रे ये है, तो आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अल्फा रे। ध्यान रखिए अल्फा कण आपका He+2 होता है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। देखिए प्रकाश तरंग एक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। दूसरी यह एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव भी होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका क्या होगा, ए और सी दोनों है, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्चतम ऊर्जा स्तर यानी ऊर्जा सबसे अधिक और छोटा तरंगदैर्घ्य हो। देखिए ऐसे भी जिसका एनर्जी अधिक होगा ना तो इसका वेवलेंथ ऑटोमेटिक सबसे कम छोटा होगा। ठीक है, एनर्जी अधिक है तो वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर E बराबर होता है आपका एनर्जी बराबर होता है आपका hc/λ। तो यहाँ से आपका सीधे रिलेशन दिख रहा है कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेवलेंथ होता है। यानी जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका एनर्जी अधिक होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है उच्च एनर्जी आपका और कम वेवलेंथ, एक ही बात का था, तो ये आंसर वही होता, क्योंकि ऑटोमेटिक एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन बार बार ऐसे आते हैं। ठीक है, तो इसका क्रम आपको बताते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले याद रखिए बढ़ते हुए वेवलेंथ का क्रम, बढ़ते हुए वेवलेंथ का क्रम। देखिए तो आपका सबसे कम सबसे छोटा यदि आपसे पूछे तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ये होता है आपका गामा रे का। गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी उससे बड़ा होता है आपका एक्सरे का। ठीक है, इससे बड़ा होता है एक्सरे का, और एक्सरे से बड़ा वेवलेंथ होता है आपका परावैंगनिक किरण का। ठीक है, किसका होता है, परावैंगनिक किरण का। और इससे बड़ा जो आपका वेवलेंथ होते हैं वो होता है आपका दृश्य प्रकाश का। ठीक है, किसका होते हैं, दृश्य प्रकाश का होता है, सॉरी शेष लिंग में दृश्य प्रकाश का होता है। और दृश्य प्रकाश से बड़ा वेवलेंथ जो होता है अवरक्त किरण का। ठीक है, किसका होता है, अवरक्त किरण होता है। और अवरक्त किरण से यदि पूछे आपका बड़ा वेवलेंथ किसका होता है, तो ये होता है आपका माइक्रोवेव का। ठीक है, माइक्रोवेव का होता है। ठीक है, और माइक्रोवेव से भी बड़ा आपका जो तरंगदैर्घ्य होती है ये होता है आपका रेडियो वेव का। तो ध्यान रखिएगा रेडियो तरंग का जो है
वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है। जब वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा तो रेडियो तरंग का एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। और गामा रे का जो है आपका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब है एनर्जी जो है वो गामा रे का सबसे ज़्यादा है। तो आपको यदि वेवलेंथ का क्रम आप याद रखते हैं बढ़ते हुए, तो एनर्जी इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा था, सबसे अधिक ऊर्जा। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक ऊर्जा, तो गामा रे का क्या है, वेवलेंथ सबसे कम है, तो एनर्जी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो एनर्जी का देखा जाती है इधर घटते हुए क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो गामा रे है नहीं ऑप्शन में, एक्सरे है नहीं है, परावैग्निक किरण है। तो इस जितने भी ऑप्शन है उसमें परावैग्निक किरण का क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा। अब परावैग्निक किरण से एनर्जी आपका इससे कम किसका होगा, एक सेकेंड, सॉरी हम क्या बोल दिए यहाँ पर, एनर्जी का बढ़ते हुए क्रम, नहीं नहीं, एनर्जी का ये घटते हुए क्रम होगा ना, एनर्जी का ये घटते हुए क्रम होगा ना, क्योंकि ये वेवलेंथ का बढ़ते हुए क्रम है। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो एनर्जी घटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए परावैग्निक किरण जो है, परावैग्निक किरण की एनर्जी होगा, इससे कम एनर्जी किसका होगा, तो परावैग्निक के बाद दृश्य है, तो उसके बाद दृश्य किरण का होगा, और उसके बाद अवरक्त का होगा। ठीक है, इसमें यदि आपको घटते हुए क्रम बोल देते इसमें एनर्जी, तो क्या होता है, परावैग्निक किरण, इससे कम दृश्य किरण, इससे कम अवरक्त किरण। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर आपका कि पोर्सिलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील गिलास के तुलना में, क्यों? क्योंकि पोर्सिलिन मग जो है वो क्या है, तो वो कुचालक है। ठीक है, ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, इसीलिए जो है वो गर्म होते नहीं है। ठीक है, इसलिए चाय पीना आसान हो जाते हैं। लेकिन स्टील के गिलास क्या होते हैं, स्टील क्या है, ऊष्मा का सुचालक है, कंडक्टर है, तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह हो जाती है, तो क्या हमको वो गर्म लगने लगता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, पोर्सिलिन जो है ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका लेंस के नियम के व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण का नियम का उपयोग होता है? देखिए इसमें होता है आपका यानी ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें काम करता है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत इसमें कार्य करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, लेंज लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका कारण है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की जाएंगे, ठीक है, ये क्षोभमंडल का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, तो हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो इसका जो आपका यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जब प्रेशर आपका कम होगा तो इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, प्रेशर कम होने के कारण से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इसी कारण से है वो जो पानी है वो कम तापमान पर ही, ठीक है, कम तापमान पर ही उबलना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए खाना बनने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, और कोई ऑप्शन है। ऊंचाई स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा, इससे मतलब नहीं है। ऊंचाई स्थान पर पानी ज़्यादा तापमान पर उबलता है ना, कम तापमान पर उबलता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है एक बरसाती दिन में यानी जब वर्षा होती है जिस समय, उस दिन में कहा आपका एक बरसाती दिन में क्या होगा, आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम ताप दर्शाता है, सॉरी पूरा नहीं पढ़े, सूक्ष्म बल्ब तापमापी जो है आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम ताप दर्शाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी से ये प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, स्टीफेंस लॉ से, ठीक है, स्टीफेंस लॉ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या करा है, अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ E वाट पर मीटर स्क्वायर एट हाई टेम्परेचर T, करे व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू T/3 Kelvin द रेडिएट एनर्जी
विल बी, एनर्जी कितना होगा। देखिए यानी इतना सिंपल समझिए कि कह रहा है आपका जब टेम्परेचर टी है, क्या है, टेम्परेचर टी है, तो एनर्जी कितना है, ई है, ठीक है। एनर्जी कितना रेडिएट करता है, ई करता है। अब कर हम टेम्परेचर घटाकर ई बाय 3 कर दे तो एनर्जी कितना रेडिएट होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप फार्मूला ध्यान रखिएगा, स्टीफेंस लॉ यहाँ पर कहता है ई बराबर जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी का पावर 4, टी का पावर 4, या इसकी को कहेंगे हम ई बराबर सिग्मा ऑफ सिग्मा इंटू टी का पावर 4। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। तो यहाँ बस ध्यान रखिए, अब देखिए इसी से बन जाएगा, ठीक है, इसी से बन जाएगा। अब देखो क्या है, पहले ई था, ई बराबर सिग्मा इंटू टी का पावर 4, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट। बाद में कर आपका एनर्जी क्या होगा, कब, जब टेम्परेचर क्या होता है, यानी टी बाय 3 होते हैं, तो टी बी टेम्परेचर का पावर क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ हम करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा इंटू ई के पावर 4 बटे 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, ठीक है, कितना 81 होता है। अब क्या कीजिए, यहाँ से दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ई बटे ई डैश, ई बटे ई डैश का मान कितना आएगा, तो सिग्मा टी का पावर 4, यहाँ है सिग्मा टी का पावर 4 बटे 81 है, 81 ऊपर चला जाएगा, एक कट जाएगा तो आपका आएगा 81 बटे 1। यहाँ से निकालिए ई डैश आ जाएगा आपका ई बटे 81 आएगा, ई बटे 81 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। बस ये स्टीफेंस लॉ आप ध्यान रखिए, ई बराबर सिग्मा इंटू टी के पावर 4, इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का आपका एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि, इंग्लिश में पढ़िए, द बेस ऑफ ग्लेशियर मेल्ट बट नॉट इट टॉप बिकॉज, यानी ये कह रहा है आपका, देखिए जैसे ये आपका आइस है, ठीक है, ये आइस जमा हुआ है पानी का। अब देखिए आइस है, ये कह रहा है आपका इसका जो जड़ है ना, उसके जड़ में ना पहले पिघलना स्टार्ट कर देता है, जबकि ऊपर में जो है वो बर्फ ही रहता है, वो जल्दी नहीं पिघलता है। ऐसे क्यों होता है, तो इसका कारण है कि ये जो बर्फ है इसके कारण इस पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, इसके प्रेशर क्या होता है, नीचे में प्रेशर बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ने के कारण इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको पता होगा कि बर्फ जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सी होता है, यानी 0 डिग्री से तापमान क्या होता है, वो पिघलना स्टार्ट कर जाता है। लेकिन जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये टेम्परेचर जो ना 0 से कम तापमान पर ही पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, 0 से कम तापमान पर ही पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि नीचे वाले भाग जो है वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऊपर वाला भाग नहीं पिघलता है, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ग्लेशियर का आधार गर्म परिस्थितियों में रहता है, हिमानी का आधार पर बर्फ में अशुद्धियाँ, इससे मतलब नहीं है, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है, प्रेशर एट द बेस इज हाई टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है। प्रेशर इस बेस में क्या होता है, हाई हो जाते हैं, प्रेशर हाई होते हैं, इसी कारण से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, मतलब 0 डिग्री से भी नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए 0 डिग्री से कम तापमान पर भी वो यानी पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। अच्छा क्वेश्चन है साइंस का। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है। अब कितना स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि परम शून्य तापमान क्या होता है, कितना लोग इसमें 0 डिग्री सेल्सियस लिया होगा, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। परम शून्य तापमान बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन को, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन तापमान को हम परम शून्य तापमान कहते हैं। अब सिंपल हो गया, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि 0 डिग्री केल्विन पर फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। तो ये आपको हम फार्मूला बताए हुए थे, हमेशा बताते हैं साइंस के क्लास में, कि देखो C/100 बराबर K माइनस 273.15 होता है, लेकिन हम लोग 273 ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आप 273 ही ध्यान रखो, K माइनस 273/100 बराबर F माइनस 32/180। ये एक ऐसा फार्मूला है ना जिसमें आप कभी भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं,
केल्विन में बदल सकते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ना 4 गो फार्मूला याद रखने से अच्छा है कि एक ही यही फार्मूला याद रखिए, इसी से सारा आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी हमको किसका यूज है, तो हमको केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला का यूज है, तो हम इसको हटा देंगे, हम इसी दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, K-273 बट्टे 100 बराबर F-32/180। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या रहा है, क्या परम शून्य तापमान, तो वहाँ पर केल्विन का मान कितना होगा, 0 होगा, तो ये 0 देंगे तो यहाँ क्या आएगा, आपका आएगा -273/100 बराबर F-32/180। 0 0 से 2 से 5, 2 से यहाँ आएगा 9, तो कितना आएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा F का मान आएगा, फाइनली देखा जाए तो -273 गुने 9/5 प्लस 32 आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, थोड़ा सा यहाँ पॉइंट में आपको आएगा, ठीक है। इसको आप गुना कीजिए, इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको गुना कीजिए, फिर 5 से भाग दीजिए, इसको गुना करके 5 से भाग दीजिए, तब आपका मान आएगा। 5 से भाग देकर देखिए गुना करके, तो ये आपका आएगा 491.4 आएगा, ठीक है। और इसमें हम 32 को ऐड करेंगे, तो ये करेक्ट आएगा आपका 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। तो ये फार्मूला बस ध्यान रखिए, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए किस प्रकार दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें इमेज जो है वो वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, और हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो मरकरी, वाष्प और आर्गन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन करें कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। यानी सिंपल कहे तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो वातावरणीय अपवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब क्या होगा। देखो, अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब क्या होगा। तो अवतल दर्पण द्वारा ना आपका देखो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन रखते हैं। निश्चित रूप से वास्तविक होगा नहीं, ठीक है। यदि वस्तु आभासी हो, वस्तु या आभासी कर दिया, ठीक है, ये तो ऐसी गलत है। हमेशा वास्तविक होता है नहीं, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी इमेजिनरी भी होता है। हमेशा आभासी होता है नहीं, हमेशा आभासी नहीं होता है, वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है, ठीक है। तो आपका न तो 1 सही है, न ए सही है, न ही बी सही है, न ही सी सही है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब जब देखिए क्वेश्चन है इजी, लेकिन जब ऐसा ऑप्शन आता है ना एग्जाम में, तो अच्छे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए यानी ध्यान से ऑप्शन पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, आपको हम दिखाएंगे। ये क्लास नहीं तो आप एक काम कीजिए, हम आपको ना क्लास 10th का अब ध्यान होगा, क्लास 10th का हम साइंस का एनसीईआरटी करवाए थे एग्जाम्पल। जितने भी क्लास 10th में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, यानी जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है लास्ट में, उन सभी प्रश्नों को हम आपको करवाए हैं, और इसी में आप देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपको हम करवाए हुए हैं, ठीक है। तो क्लास 10th और क्लास 9th का हम एनसीईआरटी पूरे आपको करवा चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लास्ट में दिया रहता है, तो उसको आप जाकर ना ये वीडियो को देख लीजिए, आपको साइंस में पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। पहले ये 2 क्लास देख लीजिए, क्लास 10th वाला और क्लास 9th वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्लास आप जरूर देख लीजिए। चलो मैं इसका लिंक लगा दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप दोनों क्लास देख लीजिएगा। आप खुद बता देंगे कि साइंस का क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उठाकर रख दिया है। क्वेश्चन देखो क्या है कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। अब देखिए छोटे अक्षर है, उसको पढ़ना है, तो स्वाभाविक है कि वो आपका उत्तल लेंस का यूज करेगा, ठीक है। उत्तल लेंस का यूज क्यों करेगा, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बने तो उसको दिखाई दे, सिंपल सोचिए, ठीक है।
तो उत्तल लेंस का यूज होगा। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर उसमें ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस, और इसीलिए इसका आंसर ना बीपीएससी वही दिया है। अब देखो यहाँ है 5 सेंटीमीटर वाले, लेकिन अवतल लेंस है, उत्तल लेंस कहीं दिया नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना बनता है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, यहाँ देखिए क्वेश्चन कर आपका कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन अ मिरर, यानी मिरर पर जो है वो कितना डिग्री से इंसिडेंट करते हैं? 30 डिग्री से। ठीक है, तो इसका इंग्लिश पढ़िएगा ना, तब आपको पता चलता है ये जो एंगल दिया है हमको, ये दर्पण से दिया है या इससे दिया, तो ये दिया एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है इंसिडेंट एंगल, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? ये भी आपका 30 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना, आप पढ़े होंगे परावर्तन के नियम में कोण आर बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, यहाँ कोण आई कितना है? 30 डिग्री है, तो कोण आर भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है? ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए, आप एक चीज पढ़े होंगे कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं, तो ये विभिन्न 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, विभिन्न 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 विभिन्न 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसका नाम आपको ध्यान रहता है विबजियोर। ठीक है, विबजियोर। ठीक है, विबजियोर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्रम में विबजियोर में क्या होता है, इसका क्रम ध्यान रखिएगा, एक वेवलेंथ का। ठीक है, बस वेवलेंथ का बढ़ते या घटते क्रम ध्यान रखिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो जो सबसे कम मुड़ता है ना, जो सबसे कम यहाँ मुड़ता है उसका वेवलेंथ अधिक होता है। तो बस ऐसे ध्यान रखना है कि ये आपका बढ़ते हुए वेवलेंथ का क्रम हुआ। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, अब ये वेवलेंथ का ये बढ़ते हुए क्रम है। और हम लोग इससे पहले हम देखे थे कि एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये आपका बढ़ते हुए क्रम किसका है? वेवलेंथ का है, तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी का नीचे की ओर क्या होगा? एनर्जी यानी वेवलेंथ का ये बढ़ते हुए क्रम यदि ऊपर की ओर है, तो एनर्जी का बढ़ते हुए क्रम कितना हो? कैसे होगा? नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि वेवलेंथ जिसका ज़्यादा है उसका एनर्जी कम होगा। यानी बैगनी कलर का जो है प्रकाश, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। क्या करा? किसका एनर्जी ज़्यादा है? तो क्या बैगनी है इसमें? नहीं है। उसका आगे देखिए वायलेट, ये भी नहीं है। फिर यहाँ देखो ब्लू लाइट है, इसके बाद वो क्या है? ब्लू है ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद रेड है, तो रेड का तो सबसे कम एनर्जी होगा। फिर येलो है, येलो इसके बाद यानी इसके बाद है, तो क्या होगा? यह यहाँ से आपका होगा ब्लू लाइट। ठीक है, किसका होगा? अधिकतम एनर्जी का है ना, किसका होगा? ब्लू लाइट होगा। सबसे अधिक एनर्जी किसका है? बैगनी का है। तो यहाँ से देखिए घटते हुए क्रम ऊपर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा ब्लू लाइट। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? तो रेड कलर का होता है, और रेड का सबसे कम एनर्जी होता है। और बैगनी का वेवलेंथ कम होता है, तो बैगनी का एनर्जी अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन कर आपका, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल के मेन बिंदु से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए होता है। क्यों होता है? तो ये सिंपल है, इसीलिए होता है कि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इसी कारण से नहीं दिख पाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन करें कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो कौन सा गुण
परिवर्तित नहीं होता है, नहीं बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होता, यानी आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं, ये जो है वो प्रकाश ऊर्जा को है विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। जब आ गया वस्तु के आकार के बराबर, इसका मतलब कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। जब वक्रता केंद्र पर होता है ना, तो वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जैसे ऐसे है ना, तो इसका प्रतिबिंब वही बनेगा, ठीक है, लेकिन उल्टा बनेगा इसका, ठीक है, बराबर बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें आपका कि दो कैंडला एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। तो फ्लक्स पैदा करता है, ध्यान रखिए फ्लक्स का यहाँ होगा 4 पाई इंटू आई होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, 4 पाई, कितना कैंडला दिया है 2, तो ये आपका जगह 4 दूनी 8 पाई ल्यूमेन। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। अभी आपको बताए थे क्या करा, सबसे अधिकतम विचलित होता है, यानी क्या था, सबसे ज़्यादा विचलित कौन हुआ था, तो बैगनी, ठीक है, सबसे ज़्यादा बैगनी बिजली होती है, सबसे कम लाल होते हैं विचलन, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे अधिक विचलन बैगनी का होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, लगभग, तो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। अभी हम बनाए हैं ना बैगनी, क्या करें, सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला कौन सा है, रिफ्रैक्टिव होने वाला कौन सा है, तो यह है बैगनी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग होता है, किसमें विद्युत बल्ब में होता है, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वर्क ऑन किस पर काम करते हैं, ये काम करते हैं आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट पर काम करते हैं। और एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, हीट बराबर H बराबर क्या होता है, I² R इंटू टी होता है, H बराबर I² R इंटू टी होता है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, T क्या है, टाइम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जाकर देखिए क्लास 10th का हम जो क्लास करवाए हैं, आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का हम जो क्लास करवाए हैं, उसमें आप जाकर देखिए, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। यही क्वेश्चन आपका 17वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। तो कर पावर को कौन प्रदर्शित नहीं करता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है एक, ठीक है। और हम इसी जब ड्राइव करते हैं तो आपका आता है एक P बराबर V² R आता है, और इसी को हम एक बार ड्राइव करते हैं तो आपका आता है P बराबर I² इंटू R आता है। अब देख लीजिए, तो V इंटू आई है, I² इंटू R है, लेकिन ये I इंटू R² नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये पूछ रहा कौन प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, हम इसको क्या कहते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं, ठीक है। आई बराबर क्या होता है, dQ/dt होता है, आई बराबर dQ/dt होता है, ठीक है। या आप सिंपल कहिए तो आई बराबर कह सकते हो आप Q/T, क्लास Q/T क्लास 10th के लिए, ये आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, बराबर dQ/dt, ठीक है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा कहते हैं।
एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पर, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये वायर है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर देखो यदि आपसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है ए से बी की ओर हो रहा है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किधर से किधर होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह आपका बी से ए की ओर होगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह में क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युतधारा कहते हैं। लेकिन यहाँ आवेश क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, उसके विपरीत दिशा में आपका यहाँ पर करंट प्रवाह होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन अगर आपका सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल में। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। गैर ओहमिक करने का मतलब ये हुआ कि जिसमें ओम्स लॉ नहीं लगता है। ओम्स लॉ अब सिंपली आप V बराबर IR जानते हो, ठीक है। हालांकि ये ओम्स लॉ का है नहीं, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो ओम्स लॉ जिस पर लागू नहीं होता है उसको बोला गया है गैर ओहमिक प्रतिरोध। देखो नाइक्रोम पर काम करता है, तांबा ये भी आपका क्या ओहमिक है, लेकिन टॉर्च बल्ब जो है ये ओहमिक नहीं है। ऑप्शन सी होगा। सेमीकंडक्टर भी ओहमिक नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए, यानी बिना चेंज करते हुए रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़ने वाले कण है। अब देखो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता ही है तो इसमें करा किसको जोड़ेंगे, जो रासायनिक गुण परिवर्तित न हो। और आपको पता होगा रासायनिक गुण जो है वो प्रोटॉन की संख्या पर ही निर्भर है कि एटॉमिक नंबर यही होता है, ठीक है। तो ये तो चेंज होगा तो इसका गुण बदल जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका है कि डायोड के प्रयोग में लाया जाता है। तो डायोड का प्रयोग हम रेक्टिफायर में करते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर में AC को DC में बदलता है, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में बदलता है। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है करा ओम्स के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात क्या है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, एमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48 है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। देखिए वोल्ट मीटर सबको याद रहता है, ठीक है। विभवांतरों को मापने के लिए वोल्ट मीटर सबको याद रहता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है ना, ये भी विद्युत विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ये भी मापते हैं। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, इसलिए डी होगा, एक से अधिक, ठीक है। और इसका भी आंसर कहीं कहीं आपको सिर्फ वोल्ट मीटर मिलता है, जो गलत है। पोटेंशियोमीटर आप पढ़े होंगे क्लास 12th में, पोटेंशियोमीटर भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, ठीक है। हाँ, आप वोल्ट मीटर करता ही है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाते हैं, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूरी तापमान, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन क्रिया सबसे क्षीण है। इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन इज वीकेस्ट, यानी कहा कौन सा इंट्रैक्शन जो है सबसे कमजोर है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल। इसमें तो सिंपल दिख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है। तीनों में आपको ऐसे दिख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। अब सोचो दो चार्ज के बीच का फोर्स, ठीक है, और उतना ही का मास यदि है उसके बीच का फोर्स, तो ये तो स्ट्रांग होगा, मास वाला वीक होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें देखा जाए तो वीक होता है, ठीक है। इसका क्रम आप ध्यान रखिएगा। सबसे मजबूत फोर्स जो होता है ना, वो होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, नाभिकीय बल, ठीक है। सबसे स्ट्रांग क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। इससे कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इससे कम आपका वीक जो होता है, इससे कम
ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सबसे वीक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यदि ऑप्शन में आ जाए तो बनाने में आसान रहेगा, ठीक है। तो सबसे कमज़ोर कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, नाभिकीय फोर्स। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी फंसा होगा विद्यार्थी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा है तो बहुत सिंपल, लेकिन ध्यान दिया होगा तो कोई बात नहीं है, यदि ध्यान नहीं किया होगा तब तो गलती कर दिया होगा। क्वेश्चन है, इफ जे इज जूल, सी इज कुलम्ब, ए इज एम्पियर, देन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस का आपका एसआई यूनिट यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो आपको फार्मूला यदि याद रहेगा तो आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। देखो एक फार्मूला आपको याद होगा, वर्क बराबर होता है आपका Q इंटू डेल्टा भी। डेल्टा भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी का हमको यूनिट निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा भी बराबर लिखेंगे W बटे Q। W क्या है, तो वर्क है, तो इसका क्या होगा, जूल होगा, और Q क्या है, चार्ज है, तो इसका क्या है, C होगा, कुलम्ब होगा, तो जूल पर क्या होगा, कुलम्ब होगा। तो ऑप्शन ए है, इसी को लिखेंगे ऐसे जे, और नीचे तो ऊपर आएगा तो इन्वर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो जूल पर कुलम्ब ऑप्शन ए दिख रहा है। अब ऑप्शन ए लगा करके कोई आगे बढ़ जाएगा तो हो गया गलती। अब देखो ऑप्शन सी में देखो क्या है, सी के देखो चेक करो। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वर्क तो है, चलो ठीक है, जूल है, बट यहाँ क्या है, चार्ज है, क्यू है, तो हम क्यू को लिख सकते हैं ना, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है ना, आई इंटू टी होता है। तो यहाँ से आपका क्यू का यूनिट क्या होगा, आई का क्या होता है, एम्पियर्स लिखेंगे हम, करेंट को एम्पियर्स लिखते ए से, एम्पियर ए, और टी को सेकेंड से, ठीक है, टी को सेकेंड से। अब देखो तो यहाँ लिखेंगे क्यू की जगह आई इंटू टी, तो आई इंटू टी का हम अलग से निकाले तो क्या आएगा आपका, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी को हम लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, जूल पर एम्पियर पर सेकेंड, जूल पर एम्पियर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, ठीक है। तो आपको लगता होगा यूनिट पूछ रहा है तो एक ही होगा, अब देखो एक से अधिक हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा अच्छा दिया है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, एक काम करें, आपको जितने भी फिजिक्स का फार्मूला है, ठीक है, जिसका यूज होता है, हम तो आपको ड्राइव करना भी सिखा देंगे, ठीक है, हम तो आपको ड्राइव करना सिखा देंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का जितने भी फार्मूला है, चाहे आपका क्लास 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे आपका 9th का हो, चाहे 10th का हो, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम एक क्लास में आपको ना क्वेश्चन सहित आपको करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ करवाएंगे तो आपको फार्मूला यूज करना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपका बीपीएससी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना आना चाहिए, और ये सब रटने वाला चीज़ नहीं है, इसको आप रट लेंगे, ये ऐसा चीज़ नहीं है। फार्मूला आपको आएगा, ये बनाने वाला चीज़ है, उसको रटा नहीं जाता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। देखिए ये नाम के लिए यहाँ आपको चंद्रमा दे दिया, ठीक है, चंद्रमा पर हो चाहे पृथ्वी पर हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल भले दोनों पर अलग अलग होगा, लेकिन दोनों वस्तु तो एक ही जगह गिरा है ना, एक ही पर। तब देखो चंद्रमा पर रहेगा तो क्या होगा, चंद्रमा यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी है तो चंद्रमा क्या होता है, G/6 होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर हम दो वस्तु को ड्रॉप करेंगे, जब ड्रॉप करेंगे तो बाकी चीज़ आपको डिजिबल मान लेना है, ठीक है। जैसे आपका इसमें रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा उसको निगलेक्ट मान लेना है, ठीक है। तो G/6 जब गुरुत्वाकर्षण बल है, अब इसको हम गिराएंगे तो U क्या होगा, 0 होगा। अब H हेड से हम गिरा रहे हैं तो अब क्या होगा, H बराबर UT प्लस हाफ AT²। अब देखो H बराबर U कितना 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इंटू हाफ, एक जगह कितना है G/6 लेंगे, G की जगह T², तो यहाँ T कितना आएगा, यहाँ T आएगा आपका √2H गुने 6/G आएगा, क्या होगा √12H/G आएगा, आया, ठीक है। एक वस्तु का आया, दूसरा वस्तु हम इतना ही हेड से गिराएंगे तो भाई वो भी तो समय इतना ही लगेगा, क्योंकि इसमें जो है ना द्रव्यमान कहीं निर्भर करता ही नहीं है, हाइट पर निर्भर कर रहा है, और एक ही ऊंचाई से गिरा रहे हैं, दोनों चीज़ को एक ही ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो टाइम तो सेम ही लग रहा है।
ऑप्शन क्या दिया है, अलग अलग त्वरण होगा क्या, होगा नहीं, दोनों का G/6 ही होगा, पहला होगा नहीं। दूसरा में क्या, उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा, क्यों होगा जड़त्व में परिवर्तन। फिर है किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, देखिए ऑप्शन सी पढ़िए क्या है, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। और डी में क्या है, समान परिणाम के बल का अनुभव होगा। चलिए ऑप्शन सी देखते क्या है, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अब देखिए यदि यहाँ से आप ड्रॉप किए हो तो आप टी टाइम में भी क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी होता है, क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, u कितना है, 0 है, एक जगह कितना है, G/6 है इंटू टी है, तो यहाँ v क्या आया, G/6 इंटू टी आया। एक चीज़ बताओ, यहाँ कहीं भी ये जो स्पीड है उसका किसी भी टाइम पर वो मास पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो भाई कितना भी द्रव्यमान गिरा ले, ठीक है, 5 kg गिरा ले, चाहे तुम 50 kg गिरा ले या 500 kg गिरा ले, तो एक जो आपका एक ही समय पर क्या होगा, एक ही समय पर वेग हमेशा बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ना डिपेंड करता ही नहीं है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। ये आपका बिल्कुल सी सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक से आवेशित कण है, यानी आपका पॉजिटिव चार्ज कण है। बीटा रे, तो बीटा रे इलेक्ट्रॉन यानी माइनस में, अल्फा हीलियम +2 चार्ज, ठीक है, ये है, ये तो है। कैथोड रे, इस पर भी निगेटिव होता है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी होगा, केवल बी। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या करें, सॉरी क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि किसी विखंडनीय द्रव्य का कांतरिक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, कांतरिक द्रव्यमान उस द्रव्यमान को कहते हैं जो इस अभिक्रिया कराने के लिए न्यूनतम आवश्यक हो, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन कर आपका, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होंगे। ये आप लोग पढ़े होंगे भाई, किसी वस्तु को हम ड्रॉप कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, इसका क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब देखो पृथ्वी से इसका हाइट क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होता है वो क्या आ रहा है, घट रहा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, और टोटल एनर्जी यही ना होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये होता है आपका कंजर्व, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, तो ये स्थिर रहता है, ना ही बदलता है ना ही घटता है। ऐसे भी आप पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, ये सिर्फ परिवर्तन होता है। यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपका कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। आपका अगला क्वेश्चन कर आपका कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये स्थिर ऊंचाई पे घूमता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन कर आपका कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखिए, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू L/E होता है, रो इंटू L/E होता है। आर क्या है, तो आर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रो आपका प्रतिरोधकता है यानी रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, तो एल आपका वायर का लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, और ए क्या है, तो ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ से हम कहें तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ है, लंबाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और यहीं पर हम देखें तो एरिया का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया यदि बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो क्या करा था, समानुपाती है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसके है, लेंथ के है, तो लंबाई के समानुपाती होंगे, तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल में निम्नलिखित में से किस पर काम करती है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगला है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है।
देखो कह रहा बैठा हुआ व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में जमीन पर लेटे हुए। अब देखो कोई व्यक्ति खड़ा है जमीन पर, ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये जो इसका फोर्स लगेगा यहाँ पर mg, ठीक है। एक चीज़ बताओ, इस पर जो आपका यहाँ नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, और जब खड़ा रहेगा तो वो कम जगह छेकेगा, तब प्रेशर क्या होगा, फोर्स बटे एरिया होता है, फोर्स बटे एरिया होता है। अब यहाँ देखो एरिया ये क्या हो रहा है, कम ले रहा है, तो फोर्स आपका mg तो बराबर ही लगेगा, भाई चाहे सोया हो चाहे खड़ा हो, mg तो mg ही लगेगा, ठीक है। तो mg ये फोर्स तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ देखो जब खड़ा है तो यहाँ पर ये जो एरिया है वो कितना है, कम है। जब एरिया ये कम है तो ये पूरे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब खड़ा है व्यक्ति उसमें उस पर ना प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखो जब सोया है, जब सोया है तो mg तो उतना ही लगेगा, सोया हो चाहे खड़ा हो, तो P बराबर F तो कांस्टेंट ही है बटे एरिया। अब देखो जब सोया है तो इसका क्या होगा, एरिया बढ़ गया। अब जब एरिया बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, P ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, खड़े होने की स्थिति में, ठीक है। आपका अगला है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL जो है वो 10 सेंटीमीटर है और पानी में इसे डुबाने पर करा है, ये क्या करेगा, ठीक है, पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना, ये क्वेश्चन आपका क्लास 12 का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 12 का आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस R2। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है आपका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ लेंस है। अब देखो अब इसी लेंस को किसी मीडियम में डालेंगे तब क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे 1/f बराबर म्यू 1/2 माइनस 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस R1 माइनस R2। ये 1/2 क्या है, जिस मीडियम में रखेंगे उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मान लो ये किस में रख रहे हैं, मान क्या है, इसमें कर पानी में डुबाएंगे, तो यानी पहले म्यू था इसका, ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। अब उसको पानी में डुबा रहे हैं तो ये बट्टे किसका हो जाएगा, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि पानी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है। और -1 यहाँ पर कीजिए, ठीक है, और 1/R1 माइनस 1/R2। और पहले जो तो आपका था फोकल लेंथ कितना था, 10 था, तो यानी वो यहाँ 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो इसका मान क्या है, 1/10 है। अब इसका मान आपको निकालना है क्या होगा, तो यहाँ कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ देखो म्यू डब्लू आपको पता होना चाहिए कि वाटर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना आता है, तो ये आपका वाटर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है आपका 4/3 होता है, 4/3 होता है। तो यहाँ जहाँ म्यू डब्लू है ना, देखो तो म्यू बट्टे ये आपका हो जाएगा 4/3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। इसका मान 1/f डैश ले लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको ना, इस दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। अब कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना होगा, ठीक है। आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप कंपेयर कीजिएगा ना तब यहाँ से आपको पता चलेगा ये जो है ये फोकल लेंथ जो है वो आपका पहले वाले फोकल लेंथ से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, कौन सा आएगा, तो ये कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस था, तो उत्तल लेंस ही रहेगा, लेकिन फोकल लेंथ जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बस ध्यान रखिए 1/f बराबर म्यू 1/2 माइनस 1/1 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम लोग क्लास 12 में। ये हुआ आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। जितने भी आपका एग्जाम में फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था ये हम आज के क्लास में आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसको हम हल करेंगे, फिर बायो को, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास करवाने में मेहनत लगता है, ठीक है। और यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगा, तो आगे हम हर विषय का POQ आपको करवाएंगे, हर विषय का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।